भारत में एक जाति बना दी गई, ये कपड़ा धोएगा, ये चमड़े का काम करेगा, ये लोहे का काम करेगा, ये लकड़ी का काम करेगा, ये गाय पालेगा, भैंस पालेगा, खेती करेगा, इसके लिए एक जाति बना दी। और हम सब उसी जातिवाद में उलझे हुए हैं। और ये सारी बेड़ियां तोड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने और माता सावित्रीबाई फुले ने। यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वो नहीं देखता है कि वाल्मीकि समाज के हैं या पासवान समाज के हैं या रविदास समाज के हैं या कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है, कहेगा बैकवर्ड है, दलित है, इसका नंबर काटो। ये संविधान है, वोट की ताकत है, हमारी आबादी है 90%। उसके बाद भी आज चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग नहीं हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप कल्पना कीजिए जब संविधान नहीं था तो क्या होता होगा, और कल जब संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा। अगर आप SC ST OBC हैं तो भैया आपका नंबर कटर दिया जाएगा, आपको जज के परीक्षा में 0.75 नंबर कम देकर फेल कर दिया जाएगा, आपको IAS नहीं बनने दिया जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने दिया जाएगा। ये जो महीन जातिवाद है ना, ये जाति नहीं देखता है, ये कैटेगरी देखता है कि अच्छा ये दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी है, इसको फेल कर दो। वो पूछेगा उसकी जाति का है तो पूछेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। सब लोग हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम? सब जान गए। और उसको जातिवाद करना होगा तो पूछेगा चेकोस्लोवाकिया के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। बताओ, हो गया। ऐसे होता है जातिवाद। आपको पता नहीं चला कौन लोग बैंक लूट के भाग रहा है, कौन लोग बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर हैं जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जो अपराध करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके जाति के लोग सिस्टम में बैठे हुए और वो उनको बचाते हैं। हम उस सब रास्ते पर चल के जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं और न हमको चलना है। किसी के घर में एक कांस्टेबल हो जाएगा तो कोई उसके साथ अन्याय करेगा, SP DM हो जाएगा तो, लेकिन भारत में SP DM भी हो जाइए तो भी जाति के नाम पर अत्याचार होता है। यह है महीन जातिवाद। हम लोगों को महीन जातिवाद से लड़ना है। महीन जातिवाद क्या है? आपने जगाई है, उसके लिए मैं पटना के इस अम्बेडकर हॉस्टल के उन छात्रों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि एक नई पहल है, एक नई कोशिश है, और इससे जो सांस्कृतिक चेतना आएगी वो कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी को और बेहतर बनाएगी, हमारी नस्लों को बेहतर बनाएगी। आप बैठ जाइए भैया। तो जब मुझे बताया गया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, अमर भाई गए थे और कई लोग थे, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं पहली बार इस अम्बेडकर हॉस्टल में आ रहा हूँ। हॉस्टल बहुत अच्छा है और शानदार है, और ये जो जिनकी भी सोच है, जिनकी भी कोशिश है, वो एक शानदार कोशिश है। मैं कुछ बातें, दो चार मोटी मोटी बातें बताऊंगा, बोलूँगा जो मेरे अपने जीवन पर लागू है और जिससे मुझे फायदा हुआ है, और मैं बताऊंगा कि इससे आपको भी फायदा होगा। मुझे पता है इस देश में हम जितने दलित समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, यहाँ तक कि किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। 2 मिनट दीजिए भैया, 2 मिनट दीजिए, चंदा वाला काट लेंगे, कोई बात नहीं, बस 2 मिनट बुलाए हैं, बस 2 मिनट। तो हम सब गरीब परिवार से हैं, हमारे पास जमीनें नहीं है, मजदूर हैं, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। भारत का संविधान है, पढ़ाई लिखाई है, और बाबा साहब का विजन है, तो एक अम्बेडकर हॉस्टल है आपके पास। माता सावित्रीबाई की पूजा हम इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं होती तो हमारी माता बहनें, इस देश की महिलाएं ही नहीं पढ़ पाती। तो अगर हम उनको अपने लिए शिक्षा की देवी कह रहे हैं तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। सच्चाई है कि उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए पहला स्कूल
1848 में खोला। उसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में गरीबी से निकलने का दो ही रास्ता है मेरे दोस्त, जो इंसानियत का रास्ता है और जो कानूनन और संविधान के हिसाब से रास्ता है, वो है पढ़ाई लिखाई और व्यापार। पढ़ाई लिखाई करके आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में आप, आजकल एआई का जमाना है, एस्ट्रोनॉट, मतलब कुछ भी बन सकते हैं आप। अगर आपके पास जमीन नहीं है, पूंजी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, तो एकमात्र पढ़ाई लिखाई है जिससे आप एक बेहतर जिंदगी के हकदार हो सकते हैं और आपकी नस्लें आबाद हो सकती है। और हम लोगों के 90% लोगों के पास न कोई बपौती संपत्ति है, न व्यापार है, न जमीन जायदाद है। हमारे हिस्से में पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो रास्ता है अमीरी का रास्ता है। दूसरा, व्यापार कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में आप देखिएगा कौन लोग बैंक लूट के भाग रहा है, कौन लोग बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर हैं जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, जो अपराध करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके जाति के लोग सिस्टम में बैठे हुए और वो उनको बचाते हैं। हम उस सब रास्ते पर चल के जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं और न हमको चलना है, क्योंकि वो इंसानियत का रास्ता नहीं है। हमें पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार करके ही चलना है, और वो रास्ता हमें माता सावित्री बाई बताती हैं, वो रास्ता हमें बाबा साहेब अम्बेडकर बताते हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं। मैं गरीब मजदूर परिवार में पैदा हुआ। आज मुझे आप जानते हैं तो इस वजह से, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई लिखाई थी और पढ़ने लिखने से मुझे बोलने की शक्ति मिली, सोचने और समझने की शक्ति मिली। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया में आपका कोई भला नहीं कर सकता है। हमारा भला माता सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब फुले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, इन्हीं लोगों के रास्ते से तय हो सकता है। अभी मंत्री जी आए, वो कुछ नहीं देंगे हमें, और हमें चाहिए भी नहीं। बाबा साहब के संविधान ने उनको मंत्री बनाया है। हमें कुछ न देंगे न हमें चाहिए। हमें उनसे बस ये सीखना है कि ये संविधान बचाना है, और बाबा साहेब की वजह से वो मंत्री है। और हम भी अगर बाबा साहेब के रास्ते पर चले, संविधान के रास्ते पर चले, तो कल हम भी मंत्री बनेंगे। हमको उनसे प्रेरणा लेनी है। तो आपको राजनीति में भी जाना पड़ेगा, बिजनेस में भी जाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में भी जाना पड़ेगा। यही वो रास्ता है जो आपकी नस्लों को बदल सकता है, आपकी गरीबी दूर कर सकता है, और साथ में आपको सामाजिक सम्मान भी दिला सकता है। इस जातिवाद के कलंक जो हम पर लगा हुआ है, जाति की वजह से जो हमारा 1000 साल से शोषण हो रहा है। आप पता नहीं आप लोग कितने लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है 2 तरह का जातिवाद है इस देश में। 10 मिनट पर कट लगा दीजिएगा। 2 तरह का जातिवाद है इस देश में। एक है मोटा जातिवाद। मोटा जातिवाद हम लोग एक दूसरे पर भी करते हैं। बकरी बांध लेंगे, गन्ना तोड़ लेंगे, अमरूद तोड़ लेंगे, गांव में होता है, हम लोग भी झेले हैं। और ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो जातिवादी लोग हैं, इसी को जातिवाद समझते हैं। ये बहुत मोटा जातिवाद है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बताइए, किसी के घर में एक कांस्टेबल हो जाएगा तो कोई उसके साथ अन्याय करेगा? एसपी डीएम हो जाएगा तो? लेकिन भारत में एसपी डीएम भी हो जाइए तो भी जाति के नाम पर अत्याचार होता है। यह है महीन जातिवाद। हम लोगों को महीन जातिवाद से लड़ना है। महीन जातिवाद क्या है? जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वो नहीं देखता है कि वाल्मीकि समाज के हैं या पासवान समाज के हैं या रविदास समाज के हैं या कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है। कहेगा बैकवर्ड है, दलित है, इसका नंबर काटो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ क्या होता है।
और आप लोग कभी सोचिएगा, इस देश में आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपके साथ जातिवाद होगा। मैं साबित कर दूंगा। सिख समाज, सिख धर्म है, सिख में भी OBC और SC होता है, उनके साथ भी भेदभाव है। हम लोग हिंदू हैं भाई, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, अभी तो हम लोग भी SC ST OBC हैं, हमारे साथ भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है। इस देश का 90% मुसलमान भी OBC और ST है, उसके साथ भी भेदभाव होता है। बुद्धिस्टों के साथ भी भेदभाव होता है, वो भी SC ST OBC है। यहां तक कि क्रिश्चियन के साथ भी होता है अगर वो शेड्यूल ट्राइब है। तो धर्म से भेदभाव का कोई लेना देना नहीं है, भेदभाव का लेना देना जाति से है। अगर आप SC ST OBC हैं तो भैया आपका नंबर कटर दिया जाएगा, आपको जज के परीक्षा में 0.75 नंबर कम देकर फेल कर दिया जाएगा, आपको IAS नहीं बनने दिया जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने दिया जाएगा। ये जो महीन जातिवाद है ना, ये जाति नहीं देखता है, ये कैटेगरी देखता है कि अच्छा ये दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी है, इसको फेल कर दो। हम सब लोगों को किस जातिवाद से लड़ना है? इस महीन जातिवाद से। और आपको पता है ये समझ में कब आता है? ये मोटा जातिवाद जो गांव वाला है वो भी तब समझ में आएगा, और ये महीन जातिवाद भी तब समझ में आएगा जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे और जब आप PhD करेंगे। कम से कम अगर बाबा साहब ने PhD नहीं किया होता, माता सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा होता, फुले साहब ने नहीं पढ़ा होता, संत शिरोमणि रविदास महाराज और कबीर ने पढ़ाई नहीं की होती, तो वो इस जातिवाद को नहीं समझ पाते। रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान या बाबू जगजीवन राम, ये तमाम लोग जो बहुजन समाज से हुए, अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो इस महीन जातिवाद को नहीं समझ पाते। साहू जी महाराज अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो इस जातिवाद को नहीं समझ पाते। और मैं आपको दो बातें बता दूं मेरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं, उस महीन जातिवाद को समझते हैं, इसलिए आपने माता सावित्रीबाई के पूजा का आयोजन रखा है। इसलिए अपने आप के लिए ताली बजाइए कि आप जातिवाद से समझने वाले लोग हैं और जागरूक लोग हैं। ये जातिवाद इतना महीन है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई जातिवाद नहीं हुआ है। इंटरव्यू लेने वाला जाति देख के सवाल पूछता है, कैसे सोचिए, वो पूछेगा उसकी जाति का है, तब पूछेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। सब लोग हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम? सब जान गए। और उसको जातिवाद करना होगा तब पूछेगा चेकोस्लोवाकिया के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। बताओ, हो गया। ऐसे होता है जातिवाद। आपको पता नहीं चला? जातिवाद करना होगा तो कहेगा कि ऐसा है, उसके अपनी जाति वाला है तो पूछेगा तुम अपने मामा जी का नाम बताओ, तो आराम से बता देगा। और कहेगा कि नहीं तुम मेरे मामा जी का नाम बताओ। ये इतने घिनौने लोग हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये गांव का जातिवाद अब खत्म हो रहा है और उसमें जो भी करेगा वो SC ST एक्ट में जेल जा रहा है। आज के डेट में गांव में लोग थप्पड़ मारते हैं। अब खतरा महीन जातिवाद से है। आपको उन जगहों पर नहीं जाने दिया जाएगा जहां पैसा है और सम्मान है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपको बनने नहीं दिया जाएगा। मीडिया, जुडिशियरी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, विज्ञान, इन सब में आपको जाति देखकर रोका जाता है। और एक बात और बता दूं, बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद और लोकतंत्र की वजह से जो हमारा एक बड़ा तबका 15 करोड़ लोग, आपको पता है भारत की सच्चाई क्या है? इस देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है, लगभग 150 करोड़ है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनके पास न घर है, न नाम है, न पता है। वो भीख मांगकर,
नालों पर, सड़कों पर, झुग्गियों में जीवन काट रहे हैं। कैसे? कितने लोग हैं? 40 करोड़। इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। उसके पास एक घर तो है हम लोग की तरह, वो शहरों में सस्ता मजदूर है, लाचार है, बेबस है। वो स्कूल नहीं है उसके लिए, अस्पताल नहीं है। कितना हुआ? 40 करोड़, 80 करोड़, 120 करोड़ खेल से बाहर है। अब 15 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिसके शरीर पर कपड़ा है, जो अपने बच्चे को साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ड्यू में पढ़ाता है, उसके साथ अब जातिवाद हो रहा है। आपका आईएएस को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, संतोष वर्मा। आपके आईपीएस को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस देश में एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अधिकारी ला दीजिए मेरे सामने, और वो अपने सीने पर हाथ रख के कह दे कि वो सम्मान से नौकरी करता है तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप जानेंगे ना तो सिहर जाएंगे। उनको रोज ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन पर रोज तलवार की धार लटकती रहती है, सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब जातिवाद हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ होता है। इस महीन जातिवाद से लड़ना है। और ये किसके साथ हो रहा है? वो 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, संविधान से, आरक्षण से और लोकतंत्र से। इस देश में 15 करोड़ लोग हैं, मात्र 15 करोड़ लोग हैं जिनके पास 90% संपत्ति है। वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। शहर उनका, जमीन उनकी, व्यापार उनका, बिजनेस उनका, टीवी अखबार उनका, सिनेमा उनका, मीडिया उनका, क्रिकेट उनका, जो पूछिए सब उन्हीं का है। उसके बाद उनकी भूख इतनी ज्यादा है कि वो जानते हैं क्या चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम लोग को मार दें। 10 मिनट पर कट लगा रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग को मार दें। हम चाहिए उनको, जिंदा चाहिए, लेकिन हम सस्ता मजदूर हमको बनाना चाहते हैं। हमको ड्राइवर बनाना चाहते हैं, हमको सफाई वाला बनाना चाहते हैं, हमको सब्जी वाला बनाना चाहते हैं, हमको गाय पालने वाला बनाना चाहते हैं, हमको वो मजदूर, लाचार और बेबस रखना चाहते हैं ताकि हम उनकी चाकरी करते रहें। और जब हम उनकी चाकरी करते हैं तो पता है क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लड़का है, बिना पूछे काम करता रहता है। और ये भी कहेंगे कि अरे हम तो जातिवादी नहीं हैं, इसको साथ में खाना खिलाते हैं। अरे भाई साहब, ये है महीन जातिवाद। दुनिया में हर देश में मजदूर है, सफाई कर्मचारी है, कारपेंटर है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कितना पैसा मिलता है और अमेरिका में? वहां के धन्ना सेठों की हैसियत नहीं होती है, एलन मस्क की हैसियत होती है कि टॉयलेट क्लीनर रखेगा। वहां जब टॉयलेट क्लीनर घर में आता है ना तो 1 घंटा का $1000 चार्ज करता है, क्योंकि वो सबसे कठिन काम है। वहां का कारपेंटर आता है ना तो $300 चार्ज करता है 1 घंटा का। इसलिए वहां के लोग अहमियत समझते हैं सफाई की। वो सड़कों पर कचरा नहीं फैलाते, वो टॉयलेट अपने साफ करते हैं। भारत में क्या हुआ? भारत में एक जाति बना दी गई। ये कपड़ा धोएगा, ये चमड़े का काम करेगा, ये लोहे का काम करेगा, ये लकड़ी का काम करेगा, ये गाय पालेगा, भैंस पालेगा, खेती करेगा। इसके लिए एक जाति बना दी और हम सब उसी जातिवाद में उलझे हुए हैं। और ये सारी बेड़ियां तोड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने और माता सावित्रीबाई फुले ने। अब लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको बोलने की ताकत दे रहा हूं। यह संविधान है, वोट की ताकत है, हमारी आबादी है 90%। उसके बाद भी आज चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग नहीं हैं। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, जब संविधान नहीं था तो क्या होता होगा, और कल जब संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा।
इसलिए मेरे भाई, हम सबको मेहनत से पढ़ना लिखना है। और मैं फिर कह रहा हूं, बुद्ध ने कहा है, शब्दों में शक्ति होती है। ये लड़ाई मानसिक रूप से लड़ी जाएगी। ये लड़ाई मानसिक मजबूती की है। हम मेहनतकश लोग हैं, हमारे सामने वो शरीर से नहीं लड़ने आएगा, वो नहीं जीत पाएगा। वो जातिवादी लोग छल परपंच करते हैं, आपको फंसा देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। रास्ता एक ही है मेरे दोस्त, पढ़ाई लिखाई और विचारों से अपने आप को इतना मजबूत करो, तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जातिवाद और मनुवाद तुम्हारे सामने खड़ा ना हो। और उसी के दम पर मैं नेशनल दस्तक चला रहा हूं। आपको पता है, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मैंने भारत के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां से पत्रकारिता की। लेकिन मैं टीवी में पत्र रिपोर्टर नहीं हो सकता था, मैं डेस्क पर काम करता था। आज मुझे 25 करोड़ से ज्यादा लोग सुनते हैं। यह जातिवाद है। पता है क्यों? बहुजन समाज के लोग नासा में हैं, आज इसरो में भी है, सिलिकॉन वैली में भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जो पोस्ट कहिए भारत में आज है समाज के लोग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। लेकिन मीडिया जातिवाद का वो अभेद किला है जहां आज भी एक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक न संपादक है और न मीडिया का मालिक है। क्यों? वो अंतिम किला है जिसको वो बचा के रखना चाहता है, क्योंकि मीडिया में वो ताकत है जो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष साबित कर दे। इसलिए, और सोचिए कितना हम लोग, आप लोग जेनजी हैं, हम लोग नए समय में हैं। अब किसी टीवी अखबार की जरूरत नहीं है। ये जो मोबाइल है ना, सारे अधिकार हमें इसी से मिलेंगे। आपका जो भी संवैधानिक अधिकार है, जो भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ नहीं करना है। एक्स पर अकाउंट बनाइए, फेसबुक पर अकाउंट बनाइए, यूट्यूब पर अकाउंट बनाइए और अपनी कहानी दुनिया को बताइए। मुख्यमंत्री को टैग कीजिए, एसपी को टैग कीजिए, डीएम को टैग कीजिए। बस एक बात कह रहा हूं, कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जो असंवैधानिक हो। जिसकी पूजा करनी है, हमको कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान में सबको आजादी है। हमको मन हो तो गोबर खाएं, हमको मन हो तो अमृत पिए, हमारी मर्जी। हमें क्या करना है? हमें अमृत पीना है, गोबर नहीं खाना है, बस। तो हमारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी, संविधान के दम पर लड़ी जाएगी और अहिंसा से लड़ी जाएगी। हमें किसी भी तरह का हिंसा नहीं करना है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। इसलिए पढ़ाई लिखाई से इतने मजबूत करो अपने आप को, और बिजनेस व्यापार से इतने मजबूत करो कि जातिवाद भी तुम्हारे सामने आने के बाद कतराने लगे। और मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सब जगे हुए लोग हैं। आपको मोटा जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, महीन जातिवाद से लड़ना है। और हमें लास्ट लाइन कह के जा रहा हूं, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में हमें हारना नहीं है। क्या नहीं करना है? मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलें आएंगी, क्योंकि अगर आप मजदूर बन जाते, नाला साफ कर रहे होते, कहीं ठेला रिक्शा चला रहे होते, तो आपके साथ जातिवाद नहीं होता। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप पर सबसे ज्यादा नजर है इन मनुवादियों की, जातिवादियों की। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। और मुझे पता है बाबा साहब के नाम के जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं, तो आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और आप इस देश को चलाएंगे। नेता भी बनेंगे, अभिनेता भी बनेंगे, एसपी, डीएम, कलेक्टर भी बनेंगे, जज भी बनेंगे। बस हिम्मत नहीं हारना है। तो माता सावित्री बाई की जय, जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहेब अम्बेडकर। शुक्रिया।